हेलो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मुस्लिम रूल इन इंडिया। मुस्लिम रूल इन इंडिया मतलब कि हमें ये जानना है कि इंडिया में जो मुस्लिम रूल लाया है वो किसने लाया है और शुरुआत कैसे हुई। और सामने आप लोग पीपीटी देख रहे हैं जिसमें आप देखते हो कि स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि जो मुस्लिम रूल का फर्स्ट इंडिया में स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत, वो स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी से। अब क्या है कि हम कोई भी चीज जानेंगे तो उसके बैकग्राउंड को पहले जानेंगे कि स्लेव डायनेस्टी शुरुआत किसने की। ये तो पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी है। तो उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए कहाँ से, उनकी नींव किसने रखी, और ये स्लेब नाम है तो नाम क्यों है स्लेब, किसके स्लेब थे कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेब है तो किसके स्लेब है। तो ये सब सारी चीजों को हम जानेंगे और आप भी जानिएगा, और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिहाज से ये बहुत अच्छे सवाल है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये जानना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि स्लेव डायनेस्टी। देखिए स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे कि एक स्लेव थे, किसके, ये थे स्लेव मोहम्मद गौरी के। अब बात आई मोहम्मद गौरी की। अब मैंने पहले ही बताया था कि कुछ भी हम जानेंगे तो पूरी उसकी बैकग्राउंड को जानेंगे, एक एक बैकग्राउंड को हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो होते हैं कि वो इन्वेडर होते हैं, कि वो इन्वेड करते हैं। और मोहम्मद गौरी की जो हिस्ट्री है वो क्या है। अब देखो कि मोहम्मद गौरी जो है वो अफगानिस्तान के एक छोटे से कस्बे में रहते थे पहले। गौरी करके उनका कोई छोटा सा डायनेस्टी हुआ करता था। और उधर ही अफगानिस्तान में उस टाइम गजनी गजनी एम्पायर चलती थी। गजनी एम्पायर के टेन्योर में ये उसके पार्ट हुआ करते थे। मोहम्मद गौरी के जो डायनेस्टी थी वो गजनी के अंदर हुआ करते थे, ठीक। तो गजनी एम्पायर जो थी धीरे धीरे टूटने लगी, तो उसी में से गौरी एम्पायर भी एक टूट के बाहर निकला, एक बाहर निकली गौरी एम्पायर, ठीक। फिर क्या होता है कि गौरी एम्पायर जब टूट के बाहर निकलता है तो गौरी एम्पायर के जो उनके चाचा होते हैं, मोहम्मद गौरी के जो चाचा होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के राजा बन जाते हैं। और इनके बड़े भाई होते हैं गयासुद्दीन गौरी, और फिर ये होते हैं मुइजुद्दीन गौरी। अब क्या होता है, चाचा की इनकी इंतकाल हो जाती है तो इनके बड़े भाई जो होते हैं गयासुद्दीन गौरी, वो बन जाते हैं इसके राजा, किसके, गौरी एम्पायर के। और जो ये होते हैं मुइजुद्दीन गौरी, जो हमारे गौरी हैं, ये क्या बनते हैं, उसके कमांडर बन जाते हैं और बहुत ताकतवर इंसान होते हैं। और फिर क्या किया इन्होंने, क्या किया कि धीरे धीरे अपने सल्तनत को बढ़ाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ने लगे। फिर इनकी सल्तनत जो थी धीरे धीरे बहुत फैल चुकी थी। फिर ये अफगानिस्तान के साइड से धीरे धीरे सिंध के साइड और इंडिया में इन्वेट करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया में इन्वेट करने के लिए, उस टाइम इंडिया में कौन रहता था, इंडिया में उस टाइम रहते थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो थे इंडिया में पूरी रूल करते थे। तो अब क्या हुआ कि इनको इंडिया में आने के लिए पृथ्वीराज चौहान को हराना होगा। चौहान को हराने के लिए इनको बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी। जिन्होंने ठाना, फिर इनकी एक लड़ाई हुई, एक जो मीट हुई जहां पे इन दोनों ने लड़ाई की, वो कौन सी लड़ाई थी, बैटल ऑफ तारायन। बैटल ऑफ तारायन फर्स्ट लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तारायन की 1191 में, मतलब 1191 में इनकी फर्स्ट लड़ाई हुई थी, दोनों की मीटिंग हुई थी। इसमें क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी थे वो हार गए थे, शिकस्त पा गए थे कि वो हार गए। और फिर क्या उनको उल्टे पांव जाना पड़ा। अब उतनी गहराई में नहीं जानेंगे हारे जंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक जंग होती है भाई, वहां पर लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद ये हारते हैं और फिर इनको उस जगह छोड़ना पड़ता है, ठीक। और फिर आते हैं, बट ये बहुत जिद्दी आदमी, बहुत स्ट्रांग आदमी, ये इसको अपनी हार की बर्दाश्त नहीं हुई। फिर ये आते हैं अपने सल्तनत में और कहते हैं कि जब तक मैं उसको हराऊंगा नहीं तब तक मैं अपने लिबास को नहीं चेंज करूंगा, अपने बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। मतलब जितनी भी इनकी लग्जरियस लाइफ थी एक सुल्तान की, उन सबको इन्होंने दान कर दिया, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं जंग नहीं जीतूंगा, तब तक ये सब सारी चीजें मेरे लिए बेकार है, ऐसा इनका मानना था, ठीक। फिर क्या हुआ कि अब पृथ्वीराज चौहान इधर इतनी, मतलब उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ये आएगा फिर से, ये फिर से मुझ पर इन्वेट करेगा। और ऐसा ही हुआ और ये आया एक ही साल के बाद, मतलब हारने की इतनी बुरी शिकस्त हारने के बाद फिर एक साल के बाद आता है 1192 में। और इसकी उम्मीद इनको नहीं थी पृथ्वीराज चौहान को। और ये क्या करता है, बुरे तरीके से इनको हराता है और हराकर और अपना एक स्लेब छोड़ देता है। उस स्लेब का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं वो इंडिया में देखभाल करते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे बहुत दिन तक देखभाल करते हैं, 1192 से लेकर 1206 तक। अब 1206 के बाद ये अपनी एक डायनेस्टी शुरू करते हैं जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी, ठीक। तो हम लोग अब देखेंगे स्लेव डायनेस्टी को। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि एम्पायर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन कौन। अब आप देखते होंगे हमने तो बस इतना पढ़ा था, आज तक जितने पढ़ रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बालबन, ये सब सर ने क्या दिखा दिया। हाँ भाई इतने सारे एम्पायर थे उसमें, छोटे बड़े जो छोटे मोटे रूल किए। अब जितना हम लोग पढ़ते हैं ना डीप में, वो सब सारे जो मेजर एम्पायर थे
उन लोगों ने बहुत सारे काम कर रखे थे इसमें, तो उनको हम लोग देखते हैं। बट क्या है कि इतने सारे एम्पायर जो उसके थे, इतने सारे वो लिस्ट में शामिल थे। तो पहला हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने ये इसकी स्थापना रखी थी, क्योंकि बहुत दिन तक इन्होंने सिंपल सा एक गवर्नर के तौर पे संभाल रहे थे। बट क्या हुआ कि इन्होंने स्थापना करी, कब करी कि एस्टेब्लिश करी स्लेव डायनेस्टी की 1206 में इन्होंने एस्टेब्लिश करी। ठीक, फिर आता है आरम शाह 1210 से 1211 रहते हैं। फिर आते हैं इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक ये रहते हैं। फिर आते हैं रुकुद्दीन फिरोज 1236 में, फिर इनका कत्ल किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी साजिशें वगैरह थी। फिर आती है राजिया अल दीन, जिसको हम लोग राजिया सुल्ताना कहते थे, वो आई 1236 से 1240 तक उन्होंने भी शासन किया। फिर आए मुइजुद्दीन बहरम जो 1240 से 1242 तक रहे। फिर आते हैं अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246। फिर आते हैं नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 रहते हैं। फिर आते हैं गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1286 रहते हैं। देन आते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद। इसके बाद क्या होता है, स्लेव डायनेस्टी की एंड हो जाती है। और फिर आते हैं खिलजी, मोस्ट पावरफुल दिल्ली सल्तनत में उनका बहुत दबदबा था, बहुत कम समय में बहुत कुछ करके चले गए। खिलजी डायनेस्टी हम लोग देखेंगे, उनकी पॉलिसी वगैरह, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का सबको हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। आते हैं अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। इसमें देखते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक की इनकी टेन्यूर थी। इन्होंने क्या क्या करा सामने आपको दिख रहे हैं, बहुत हैंडसम से इनकी तस्वीर है, आप लोग देख रहे हो। इसमें देखते हैं स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। पहला क्या है कि स्लेव है, गुलाम थे किसके, मोहम्मद गौरी के। और फिर ये क्या करते हैं, अपना एम्पायर के कायम करते हैं। 1192 में ये क्या करते हैं कि ओथ लेते हैं कि एम्पायर वहाँ के मतलब इंडिया के जो यही संभालते थे। देन इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट करी स्लेव डायनेस्टी की। एस्टेब्लिश कब हुई, 1206 में। एक मैं चीज बताना भूल गया, अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु इन्वेड इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी। देखो ये आंसर होगा कि मोहम्मद गौरी, क्योंकि इन्वेड किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बस उसके एक क्या था कि अंदर गवर्नर के वर्क पे काम कर रहे थे। अब फिर यहाँ पे आप देखिएगा लाख बक्स, ही वाज आल्सो नोन एज लाख बक्स। लाख बक्स मतलब क्या होता था कि इनको इसलिए बताया था इनकी जेनरसिटी की वजह से। ये जो थे ना बहुत बहुत मतलब दानी थे, बहुत ज्यादा दान वगैरह करते थे, इसलिए इनको लाख बक्स का नाम दिया गया था, टाइटल दी गई थी। फिर आता है ही बुल्ड कुतुल इस्लाम इन दिल्ली। कुतुल इस्लाम का मॉस्क जो है इन्होंने ही बनवाया था, कुतुल इस्लाम। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। अजमेर में जब जाइएगा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा होता है क्या, 2.5 दिन। अब आप देखिएगा कि ये 2.5 दिन। अब क्या होता है कि हिंदी में ढाई मतलब होता है 2.5, और झोपड़े मतलब होता है हट। हट मतलब एक दो, और 2.5 डेज में एक झोपड़ा बना दिया, एक घर बना दिया। किसने, इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, और कहाँ पे बनवाया, अजमेर में। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कि जो आप बोल सकते हो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में सबसे पहला मस्जिद कौन सा था, कुतुल इस्लाम मस्जिद था। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के फाउंडेशन स्टोन किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक, फाउंडेशन कंप्लीट इन्होंने नहीं कराया, तो वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, बट फाउंडेशन स्टोन किन्होंने रखी, क्वेश्चन पे ध्यान देखिएगा, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, तो वहां पे आप टिक कीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, फाइनली क्या होता है कि ये अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कब, ये पोलो खेलते समय क्या होता है कि वाइल प्लेइंग द चौगान इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन होता है कि हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट इनके एम्पायर को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राजिया सुल्तान। और राजिया सुल्तान के बाद हम लोग देखेंगे बलबन को। यहाँ पे हमने देखा है, उसके बाद आरम शाह आते हैं, वो 1 साल रहते हैं। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन है, इल्तुतमिश जो होते हैं वो सन इन लॉ है किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। इल्तुतमिश सन इन लॉ है कुतुबुद्दीन ऐबक के। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ये उनके बेटे नहीं है बल्कि उनकी ये दामाद है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब ऐसा बोला जाता है कि रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत की। क्यों, क्योंकि इनके टाइम में जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, बहुत कम समय में अभी अपने आप को स्टेबल करते हैं, तब तक उनका डेथ हो जाता है। देन आते हैं इल्तुतमिश, जो उनके सन इन लॉ होते हैं। ये बहुत दूर तक फैलाते हैं अपने सल्तनत को, अपनी जागीर को बहुत दूर तक ये फैलाते हैं। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ये अपने कैपिटल को भी शिफ्ट करते हैं लाहौर से दिल्ली को। अब ये आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, ये लाहौर, आपको पता होगा लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक, तो एक जीके के तौर पे हम ये भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसका कैपिटल कहाँ पे है और उसके प्राइम मिनिस्टर
कौन है। ये हाथों हाथ देखते चलते, बार बार देखने से याद हो जाएगा। पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद में, और उसके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। ठीक। अब आता है ही सेव इंडिया फ्रॉम द मंगोल। ऐसा आता है कि मंगोल मंगोल से भी इन्होंने इंडिया को सेव करा था। कैसे सेव करा था भाई? तो इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। ऐसा था कि इनके टाइम में क्या था कि एक बगल का एक राजा था तिब्बत टाइप का, उस पर मंगोल हमला करते हैं। ठीक। और वो पनाह लेने के लिए इल्तुतमिश के पास आता है, बट इल्तुतमिश मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं दूसरे का झगड़ा क्यों लेने जाऊं। इस तरह से उन्होंने मंगोलों से इंडिया को बचाया। अब क्या था, इन्होंने दो क्वाइन को इंट्रोड्यूस करा था, सिक्के को। मतलब अपने जमाने में इन्होंने पैसे चलाए। एक था टांका, एक को कहते थे टांका, दूसरे को कहते थे जीतल। टांका उसे कहते थे जो सिल्वर का बना होता था, और जो कॉपर का बना होता था उसको हम लोग जीतल कहते थे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एकता सिस्टम। एकता सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। एकता सिस्टम ये क्या करता था कि ये अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने सोल्जरों के लिए। मतलब सोल्जर को ये पैसे नहीं देते थे, बल्कि क्या देते थे, लैंड देते थे। उस पर अपना रहो, खेती करो, जो करना है उस पर उगाओ, और उसी से अपनी जिंदगी को बसर करो। ये एकता सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। देन ये क्या किया, ही सेट अप चलगानी सिस्टम। चलगानी सिस्टम इन्होंने क्या किया, अपना एक नॉवल बनाया, मतलब एक कोट बनाई, जिसमें ये 40 लोगों को शामिल करते थे। मतलब एक ग्रुप बना लिया, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करते हो, उस टाइप से इन्होंने एक ग्रुप बना लिया चलगानी, जिसमें 40 नॉवेल्स रहते थे। मतलब कोर्ट में रहने वाले लोग 40 लोग इसमें शामिल रहते थे। अब उन 40 की बातों को ये मानते थे। मतलब ये एक कैबिनेट टाइप बोल लेते, जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, जो खास लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, वैसे इनके जो खास होते थे उनको बोलते थे चलगानी सिस्टम। नेक्स्ट इल्तुतमिश को कंटिन्यू करते ही कंप्लीटेड कुतुब मीनार। अब आपका क्वेश्चन कभी आ जाता है कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करा था, तो ये कौन है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था। और फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी, इनके इनके फादर इन लॉ ने इनकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी। अब आते हैं मिनहाजुस सिराज, ऑथर ऑफ तबाकत नसीरा। एक जो ऑथर थे बहुत फेमस थे इनके जमाने में, उनका नाम क्या था, मिनहाजुस सिराज। किस बुक कौन सी लिखी थी इन्होंने, बुक लिखी थी आपको तबाकत नसीरा। ये बुक का नाम याद रखिएगा, और ये कौन से ऑथर है, किसके कोर्ट में थे, ये याद रखिएगा। ये देखिए तस्वीर, बहुत अच्छी तस्वीर है टांका की, और ये टांका की होगी, ये जीतल की होगी। देख लीजिए तस्वीर इन दोनों सिक्कों की। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिप्यूटी पे, राजिया सुल्ताना। अब क्या होता है, इनके बारे में जानना हमें बहुत अहम है, बहुत जरूरी है कि इनके टाइम में हुआ क्या था और क्या क्या चीजें थी इनके सामने, हम लोग देखेंगे। ये कब पैदा हुई थी, 1205 में ये पैदा हुई थी। ठीक। और क्या था कि इल्तुतमिश जो थे ये चाहते थे कि उनके जो बेटे थे उतने मतलब दिखते नहीं थे कि एम्पायर शायद बन सके। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरी जो सल्तनत को आगे ले जाएगी वो मेरी बेटी ले जाएगी, राजिया सुल्ताना। ठीक। बट ये बात मर्दों को कैसे हजम होती, फिर उन्होंने बनाया उनको। बहुत एम्पायर आए बीच में, फिर वो कत्ल भी हो गए, 1 साल भी नहीं रह पाए। फिर राजिया सुल्ताना आती है। आपने फर्स्ट देखा होगा कि कैसे कैसे सीरीज थी। अब क्या होता है, ये 1205 में जन्म लेती है, और ये फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वीमेन रूलर है इंडिया की। ठीक। इनके बाद अभी तक ना कोई बना है, मतलब उस टाइम में दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट और लास्ट थी, इनके बाद कोई ना बना था, और यही लास्ट थी। अब आता है रुकुद्दीन फिरोज, हाफ ब्रदर ऑफ राजिया सुल्ताना। रुकुद्दीन फिरोज थे इनके हाफ ब्रदर थे। हाफ ब्रदर कहने का मतलब सौतेला भाई थे। अब ये कैसी रूलर थी, ये एफिशिएंट एंड जस्टिस रूलर थी, मतलब बहुत ज्यादा न्याय करती थी, बहुत ज्यादा काम को ध्यान में रखती थी। अब ये सब सारी बातें अपने जो खास लोग होते हैं उनको पसंद नहीं आता। ज्यादा ईमानदार भी बन जाओगे तो जो तुम्हारी कैबिनेट होगी वो तुम्हारी इख्तलाफ करने लगेगी। अब आता है इनके टाइम में इनका साथ देने के लिए एक था याकूत, एक स्लेब था। ठीक। ये इनका जो खास आदमी हुआ करता था, राजिया सुल्ताना का बहुत खास आदमी हुआ था, मतलब कि उनका सबसे राइट हैंड बोल सकते हो ये था। अब क्या था कि उस टाइम की दिल्ली सल्तनत की जो लड़ाई चल रही थी, कि एक उनका जैसे सारे लोग राजिया सुल्ताना को अपोज कर रहे थे, उसी टाइम एक और भटिंडा का गवर्नर था, वो भी अपोज कर रहा था, जिसका नाम क्या था, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। उससे लड़ने के लिए, उससे बात करने के लिए जाती है रजिया सुल्ताना। उनके साथ कौन जाता है, याकूत। याकूत ने दोनों से मिलकर इनकी शादी भी फिक्स करा दी। मतलब कि पहले इन दोनों की लड़ाई हुई, रजिया सुल्ताना की और अल्तुनिया की। गवर्नर था कहाँ का, भटिंडा का। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भटिंडा का गवर्नर कौन था, चाहे अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर था, ये भटिंडा बोल सकते हैं। अब आएगा कि याकूत, याकूत किसका स्लेव था, तो रजिया सुल्ताना का स्लेव था। शी वॉज किल्ड बाई हर ब्रदर फोर्स। अब क्या होता है, अपने भाइयों की, इनके भाइयों के कहने भी, अब इनके भाई जो होते हैं इनको मरवा देते हैं, और फिर इनकी गद्दी पे बैठ जाते हैं हर ब्रदर मुइजुद्दीन बहरम शाह
इनके नेक्स्ट जो होते हैं सक्सेसर वो बन जाते हैं मुइजुद्दीन बहरम शाह। यहाँ तक की आपने कहानी देख ली। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सारे काम भी किए, बहुत कुछ किया और बहुत सारी पॉलिसी को चेंज करी, क्योंकि इस टाइम में जब तक ये आए थे उससे पहले जितने भी लोग थे धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत को डाउनफॉल पे ला रहे थे। इन्होंने बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे कानून बनाए और अपने गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट करने का बहुत जिम्मा भी लिया। उन सारी चीज़ों को ये करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये बहुत एक सेंट्रलाइज और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं अपने एरिया में, अपने जो सल्तनत होती है उसमें। ही ब्रोक द चलगनी सिस्टम, जो इल्तुतमिश ने चलगनी सिस्टम लगाई थी उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया। क्या कि इसमें क्या था, चलगनी सिस्टम में बहुत सारे लोग डिसीजन ले सकते थे, ये नहीं चाहते थे कि बहुत सारे लोग डिसीजन ले, ये चाहते थे कि पूरा 100% मोनार्की बना रहे। अब फिर आता है कि ही इंट्रोड्यूस दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो होती है एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की टीम होती है, कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ रॉ है, आईबी है, उस टाइप का एक दीवाने अर्ज बनाते हैं जिसमें बहुत एक तगड़ी फोर्स होती है। और फिर इन्होंने अब जो आता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट किसने किया, बहुत सारे आप बुक में देखिएगा वहाँ पर गलती से लिख देता है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को जो अडॉप्ट करता है वो अलाउद्दीन खिलजी, बट वो चीजें गलत है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बालबन लाता है। ठीक, ये क्या होता है कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ और ऑर्डर से रिलेटेड को करने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेके आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं सिजदा एंड पाइबो। सिजदा देखिए ये तस्वीर में आप देखते होंगे, तस्वीर यहाँ पे आपको दिख रही है, एक इंसान यहाँ पे इसकी हाथ चूम रहा है, ये हो गया आपका पाइबोस। और सिजदा मतलब होता है कि इसके पैर पे अपना सर को टेकने को हम लोग बोलते हैं सजदा, और हाथ चूमने को बोलते हैं पाइबोस। तो पाइबोस बाद में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा, अभी भी बहुत सारे लोग अपने बड़ों का पाइबोस करते हैं, मतलब हाथ चूमते हैं, बट सजदा सिर्फ एक ही का होता है। ठीक, ही टुक द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही भी इनको अपने आप को इन्होंने जिल्ले इलाही में बताया कि अल्लाह का साया। ठीक, अब देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट में क्या है। अब आता है कि नेक्स्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकवाद। ये लास्ट एम्परर होते हैं और बालबन की ग्रैंडसन होते हैं और लास्ट स्लेव डायनेस्टी के ये रूलर होते हैं, ग्रैंडसन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। ही वाज किल्ड बाय खिलजी। अब क्या होता है, खिलजी से ही, खिलजी ने इनको हराया होता है, ये बैटल फील्ड में नहीं होती है, खिलजी जो होते हैं आते हैं और इनको मार देते हैं। और फिर गद्दी पे कौन बैठता है, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन नहीं बल्कि जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, ये होती है हमारे मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकवाद की यही स्टोरी के ग्रैंडसन है गयासुद्दीन बलबन के, और लास्ट रूलर है किसके, स्लेव डायनेस्टी के। ठीक, इसके बाद आती है खिलजी की एंट्री होता है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।